अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, घर बैठ के मेरी वीडियो देख रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं HTML का फुल कोर्स बिगिनर्स टू एडवांस विद फुल एक्सप्लेनेशन इन वन वीडियो। तो दोस्तों देर किस बात की है, चले जल्दी से सब्सक्राइब करें चैनल को और हम चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि आखिर हम इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले चूंकि ये वीडियो HTML से रिलेटेड है तो ज़ाहिर सी बात है हम एक्सप्लेन HTML करेंगे, HTML को फुल एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद जो हमारा HTML कोड एडिटर होगा उसको डाउनलोड करेंगे जो कि है VS कोड। और उसके बाद सम एक्सटेंशंस और VS कोड, कुछ एक्सटेंशन के बारे में सीखेंगे, कुछ टिप्स और ट्रिक्स जानेंगे VS कोड के बारे में। डू प्रैक्टिकल ऑफ HTML का प्रैक्टिकल करेंगे। लर्न हाउ इट वर्क्स, हम ये भी जानेंगे कि HTML किस तरीके से वर्क कर रही है। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज़ HTML एंड HTML स्टैंड्स फॉर। तो दोस्तों HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि एक स्पेशल लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम वेब पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। इट इज स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। ये एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम जो है अपने वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। अगर बात करें HTML के बगैर अगर हम अपना कोई भी वेब पेज या वेबसाइट बनाएं तो ये तो नामुमकिन है। दुनिया की आजकल जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो सब की सब HTML पर ही बनी हैं। HTML डिस्क्रिप्ट द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। डिस्क्रिप्ट नहीं है, डिस्क्राइब है ये, सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, बहरहाल कोई बात नहीं। HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। HTML जो है आपके वेब पेज का स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है कि उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा। फॉर एग्जांपल हेडिंग किधर होगी, पैराग्राफ किधर होगा, इमेज किधर होगा, लिंक किधर होगा, ये सब जो है HTML में डिस्क्राइब किया जाता है। HTML elements tell the browser how to display the content। HTML के जो एलिमेंट्स हैं जो हम आगे सीखेंगे वो ब्राउज़र को बताता है कि इसे कैसे शो करवाना है, किस तरीके से डिस्प्ले करवाना है। अब बात करते हैं HTML के पेज की एग्जांपल की। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर लिखा है माई फर्स्ट हेडिंग एंड माई फर्स्ट पैराग्राफ। ये सब किसके थ्रू हुआ है? ये हुआ है HTML के थ्रू। तो ज़ाहिर सी बात है अभी आपको कुछ समझ नहीं आएगी क्योंकि HTML सिर्फ एक स्ट्रक्चर बेस्ड लैंग्वेज है। इसके अंदर हम सिर्फ एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। अगर बात करें स्टाइलिंग की तो वो CSS में आ जाती है, जो कि हम HTML के कोर्स के बाद सीखेंगे CSS भी। तो फाइनली ज़ाहिर सी बात है सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। बात कर लेते हैं HTML के एडिटर्स कौन कौन से हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं। जो विंडोज़ में होता है नोटपैड, उसके थ्रू भी आप जो है HTML के वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। नहीं तो नोटपैड प्लस प्लस भी आता है जो कि काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। उसके बाद सबलाइम टेक्स्ट एडिटर भी आता है। उसके बाद हमारा फेवरेट VS कोड। दोस्तों ये तो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट जो है VS कोड एडिटर है। ये क्यों है ये आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद आता है जी एटम, ये भी एक कोड एडिटर है। तो हम जो इस कोर्स में है वो VS कोड को डाउनलोड करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे। इस कोर्स में क्या हम अपनी तमाम तर वीडियोस में VS कोड को ही यूज़ करेंगे। और वो क्यों करेंगे, इसका फ़ायदा क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, वो तो मैं आपको ज़ाहिर सी बात है बताऊंगा ही। अब बात कर लेते हैं ब्राउज़र फॉर HTML, क्योंकि HTML एक वेब पेज है जो कि हमें ब्राउज़र पे शो होता है। तो ज़ाहिर सी बात है हमें ब्राउज़र पे चाहिए हो गया। आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, गूगल क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, ओपेरा, यहाँ तक कि आप इंटरनेट एक्सप्लोरर भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी वेब ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हैं। हम डाउनलोड करते हैं अपना VS कोड एडिटर। तो दोस्तों आपने क्या करना है, ब्राउज़र पे आ जाना है क्योंकि डाउनलोड करने लगे हम VS कोड एडिटर। तो यहाँ पर कोड विद अंसारी है। वैसे मेरा एक और चैनल था कोड विद अंसारी के नाम से, बट क्या हुआ कि मैं ईमेल को जो था वो मैं भूल गया। तो ये मेरा चैनल नहीं है। अभी जब चैनल पे वीडियो डालूंगा तो वो आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ स्टाइलिश फ़ॉन्ट्स में मैं लिखा है कोड विद अंसारी। तो इसको आपने सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑल के ऊपर क्लिक कर देना है, दैट्स वाई। अब चलते हैं ब्राउज़र की तरफ। आपने गूगल में आ जाना है, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, जो भी आपके पास ब्राउज़र है। इधर आपने लिखना है VS कोड।
जैसे अब VS कोड लिखेंगे फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा, आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद डाउनलोड फॉर विंडोज़ इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे वो कह रहा है थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग VS कोड फॉर विंडोज़। चलो ठीक है यार, वेलकम वेलकम। अब हम इसको कर लेते हैं डाउनलोड। मैक्सिमम 80 MB का है तो इसको डाउनलोड कर लीजिए। वो आपकी इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करता है कि कितना स्पीड का आपका इंटरनेट है। तो यहाँ पर अगर हम VS स्टूडियो कोड की बात करें तो ये बहुत 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 कमाल का सॉफ्टवेयर है। इससे आपकी कोडिंग की स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होती है, इन्हेंस होती है, क्योंकि ये आपको सजेशंस देता है। देख सकते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं वो गेट लिख रहा है, सर्वर डॉट गेट, लेकिन उसने ऑटोमेटिकली सजेशन दे दी गेट गेट मिक्स लिखना। तो इसको होने देते हैं एंड फिर हम जानते हैं अपने प्यारे से VS कोड एडिटर के बारे में। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ना कि हम इसमें VS कोड को डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल करेंगे, बल्कि इसकी फुल कस्टमाइजेशन भी करेंगे। ये समझ लीजिए बोनस है आपके लिए, ठीक है। तो हो चुका है डाउनलोड। मैं इसको सिंपल ओपन के ऊपर क्लिक करता हूँ। ओपन के ऊपर क्लिक जैसे ही करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है इसका सेटअप। तो आपने क्या करना है, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट एंड देन नेक्स्ट। तो आपने यहाँ पर लोकेशन सेट कर लेनी है जहाँ पर आपने इसको इंस्टॉल करना है, नहीं तो डिफ़ॉल्ट लोकेशन रहने दीजिए सी के अंदर। नेक्स्ट करके आपने क्या करना है, इसको अगेन नेक्स्ट करना है और यहाँ पर रुक जाइए, अभी नेक्स्ट मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो दोस्तों आपने तो एक तो क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन करना है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए। उसके बाद ऐड ओपन विद कोड एक्शन टू विंडोज़ एक्सप्लोर फाइल कंटेक्स्ट मेन्यू, इसको टिक कर दीजिए एंड इसके नीचे वाले को भी टिक कर दीजिए एंड इसको तो अनटिक ही कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो मैंने टिक लगाए हैं ये आपने लाजमी से टिक कर लेने हैं, ठीक है। ये क्यों, ये मैं आपको अभी बताऊंगा, पहले इंस्टॉल तो होने दो वरना आपको समझ कैसे आएगी। नेक्स्ट करते हैं एंड देन इंस्टॉल कर लेते हैं इसको। तो हमारा जो VS कोड एडिटर है, हमारा फेवरेट कोड एडिटर, वो होने वाला है बस इंस्टॉल। तो दिल थाम के बैठिए, बूम। तो ये हो चुका है इंस्टॉल। आपने लॉन्च नहीं करना, आपने क्या करना है, इसको अनचेक करके फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद अब आपने क्या करना है जी, थोड़ा रिफ्रेश कर लेना कंप्यूटर को एंड देन आपने क्या करना है, न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है। कुछ भी कर लीजिए, जैसे मैं कर देता हूँ लर्न HTML, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर जाने के बाद आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा ओपन विद कोड। अब जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फोल्डर जो है आपका VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं हो चुका है, देख सकते हैं लर्न HTML। तो दोस्तों ये मैंने जो है अभी अभी इसको अनइंस्टॉल किया है, क्योंकि मैं इसको पहले भी यूज़ कर रहा था, इस वजह से आपको कुछ इस तरीके से रंग वगैरह नज़र आ रही हैं। तो ऐसे नहीं होगा आपका, ठीक है। तो गाइस, तो हमारा जो अभी इस कोड इंस्टॉल हो चुका है। अब बात कर लेते हैं इसका थोड़ा सा बेसिक बेसिक के ये क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लर्न HTML, जो कि हमने फोल्डर बनाया था वो ओपन हो चुका है। इस फोल्डर के अंदर है हम और अपना जो कोडिंग है वो कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ दिख जाते हैं, कुछ आइकन्स दिख जाते हैं, ये आपकी न्यू फाइल बनाने के लिए, ये न्यू फोल्डर बनाने के लिए, ये रिफ़्रेश करने के लिए एंड देन ये जो है आपके मतलब काफ़ी ज़्यादा फ़ोल्डर है और उन फोल्डर को आपने ओपन किया हुआ है इधर ही। ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, इसको क्लिक करेंगे तो सारे क्लोज हो जाएंगे, वो अभी आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले तो इसकी सेटिंग की बात कर लेते हैं। मेरी सेटिंग हुई ऑलरेडी हुई हुई है, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, फाइल में जाना है, सॉरी फाइल में नहीं जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गेयर का आइकन आपको दिख रहा है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हैं सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आपको कॉमनली यूज्ड में दिख रहा होगा ऑटो सेव, तो आपने इसको क्या करना है, ऑन फोकस चेंज करना है। फ़ॉन्ट साइज़ आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, उसके बाद फ़ॉन्ट फैमिली सेट कर सकते हैं, इसको हमने देखेंगे, बस मेन चीज़ें देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ मल्टी कर्सर मॉडिफायर, तो आपने इसको क्या करना है, कंट्रोल CTRL CMD इसको सिलेक्ट कर लेना है। ये मैं बताता हूँ कि क्या चीज़ है मल्टी कर्सर। उसके बाद आपने क्या करना है, वर्ड रैप को ऑन कर लेना है। ये भी मैं बताऊँगा कि इसका क्या फ़ायदा है, डोंट वरी, बस जो मैं कह रहा हूँ वो कर लीजिए। एंड देन आपने क्या करना है, आई थिंक इतना ही था और कुछ नहीं है बताने वाला। और यहाँ पर देख सकते हैं ब्रैकेट
पेयर कलराइज्ड इनेबल्ड, इसको भी आप टिक कर लीजिए। एंड आई थिंक बस इतना ही था, और कोई इतनी मेन चीज़ नहीं है बताने वाली। यस, दिस इज़ परफेक्ट। अब चलते हैं जी हम अगेन गियर के अंदर, कलर थीम के अंदर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अब जैसे ही किसी के ऊपर भी माउस ओवर या आप जो है अपने की से अप करेंगे तो देख सकते हैं हमारी जो VS कोड की थीम का कलर है वो चेंज हो रहा है। वैसे जो आपका है VS कोड वो होगा ये, ठीक है, मुझे पता है यही होगा, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा जो कलर्स हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये जो मोनोकाई है ये मुझे बहुत फेवरेट लगता है, दैट इज़ मोनोकाई प्रो एक्टागोन। तो ये कैसे मैंने ऐड किया है ये आपको बताता हूँ, आपके पास नहीं आ रहा होगा। आपको यहाँ पर एक आइकन दिख रहा है जिसके ऊपर आप माउस लाएंगे तो आपको एक्सटेंशंस का ओवर आएगा। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर आपने लिखना है मोनोकाई प्रो। अब जैसे ही आप मोनोकाई प्रो लिखेंगे आपके पास फर्स्ट वाला आ जाएगा मोनोकाई प्रो। तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ, तो आपके पास इधर इंस्टॉल का आइकन आएगा। और भी एक एक्सटेंशन है, दैट्स नेम इज़ लाइव सर्वर। तो आपने क्या करना है, इसको भी इंस्टॉल करने है लाइव सर्वर को। इसका क्या फ़ायदा है ये भी मैं आपको बताता हूँ। एंड देन अगेन जाना है आपने सेटिंग्स के अंदर, कलर थीम के अंदर। एंड देन आपके पास ये जो जितनी भी मोनोकाई की थीम्स होंगी वो आपके पास आ जाएंगी। एंड यू कैन ऑलवेज चूज़, तो आप इसको कभी भी चेंज कर सकते हैं, जो आपको अच्छी लगती है वो कर लीजिए। बट मुझे तो मोनोकाई प्रो फिल्टर ऑक्टागन अच्छी लगती है तो मैं इसको ही सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। एंड देन इसको क्लोज करते हैं। एंड देन यहाँ पर आते हैं एक्सप्लोरर में। तो यहाँ पर आएंगे तो ये हमारा फोल्डर है। तो दोस्तों VS कोड की इतनी सी तो बातें हो गई। अब हम सबसे पहले तो जान लेते हैं कि HTML की फ़ाइल किस तरीके से बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं लर्न HTML। तो यहाँ पर आपके पास एक आइकन नज़र आ रहा है ना, जिसके ऊपर आप माउस रखेंगे तो आपको न्यू फाइल लिखाएगा। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपने लिखना है index.html। ये जो मैंने लगाया ना .html, ये आपने लाजमी से लिखना है ताकि ब्राउज़र को पता तो लगे ये HTML की फ़ाइल है। तो जैसे आप लिखेंगे यहाँ पर आपके पास जो है आज आ जाएगा index.html, और यहाँ पर आप अपना कोड कर पाएंगे। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं HTML के कुछ बेसिक्स की। अगर हम बात करें कि HTML वर्क किस तरीके से करती है, चूँकि ये ब्राउज़र पे चलती है। दोस्तों एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि HTML जो है केस सेंसिटिव बिल्कुल भी नहीं है। आप जो लिखेंगे वो सब कुछ आपके ब्राउज़र पे शो होगा। उससे पहले आप अगर अपने फ़ोल्डर के अंदर जाएं तो यहाँ पर आप देखें आपके पास एक इंडेक्स की फ़ाइल बन चुकी है, ठीक है। तो आप जैसे इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे एंड देन गूगल क्रोम, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास index.html की फ़ाइल खुल चुकी है। बट हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम करेंगे कुछ इस तरीके से। जो हमने लाइव सर्वर एक्सटेंशन इंस्टॉल की है, यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके यहाँ कॉर्नर पे आएगा गो लाइव। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी आपकी index.html की फ़ाइल। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारा जो HTML की फ़ाइल है वो रन हो चुकी है। तो अभी ये मैंने गो लाइव के ऊपर क्यों क्लिक किया, इसका भी मैं अभी आपको बताऊंगा। ये कुछ ऐसे एरर्स देगा, इसको आपने क्लोज़ कर देना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हमारी एक index.html की फ़ाइल है। हमने क्या किया, गो लाइव के ऊपर क्लिक कर दिया एंड देन हमारे ब्राउज़र में ये ओपन हो गया। अब लाइव का मतलब ये है कि हमें बार बार पेज को रीलोड नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ऑटोमेटिकली जैसे ही हम इधर सेव करेंगे तो वो इधर भी ऑटोमेटिकली रीलोड हो जाएगा और हमें आउटपुट शो करवाएगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं HTML बेसिक्स, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो HTML बेसिक्स में क्या है, अगर मैं VS कोड की बात करूँ तो यहाँ पर आपको शॉर्टकट मिलता है जो कि HTML बेसिक की एक बॉयलर प्लेट जिसे कहते हैं वो लिखने के लिए। तो यहाँ पर आपने एक्सक्लेमेशन साइन डालना है एंड एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपके पास ये लिखा लिखा है कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा।
अब ये कोड क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, ये हम अभी नहीं जानेंगे। सबसे पहले हम बेसिक सीखेंगे। इसको मैं करता हूँ कट, ये तो मैंने शॉर्टकट बताया। लेकिन अगर बात करूँ कि बेसिक की, तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों देखें, सबसे पहले तो VS कोड के बारे में बताता हूँ। जैसे ही आप कोई भी टैग का नेम लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको इस तरीके से शो होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ग्रेटर देन एंड लेस देन के अंदर HTML है, एंड देन ग्रेटर देन और लेस देन के अंदर स्लैश के साथ HTML है। इसका मतलब ये इसका ओपनिंग टैग है और ये इसका क्लोजिंग टैग है। तो हर जितने भी इसमें टैग्स हैं उनका जो है HTML और क्लोजिंग टैग होता है, बट कुछ टैग्स में कुछ इस तरीके से होता है कि उनका क्लोजिंग टैग नहीं होता। ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, HTML लिख के एंटर प्रेस करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब ये जो HTML है ये आपके ब्राउज़र को बताएगा कि ये किस टाइप का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो ये जो है आपके ब्राउज़र को बताएगा कि किस टाइप का डॉक्यूमेंट है। तो ये हमने लिख दिया है HTML टाइप का जो हमारा डॉक्यूमेंट है। अब इस HTML के अंदर ही हमने जो है सारा कोड लिखना है, क्योंकि ये HTML का जो है वो डॉक्यूमेंट है। इस ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर हमने लिखना है अपना सारा कोड। तो सबसे पहले हम इसके एक पेरेंट कोड की बात कर लेते हैं, दैट्स नेम इज़ हेड। हेड लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो इसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये हेड क्या है, हेड जो है वो आपके ब्राउज़र पर आउटपुट शो नहीं करवाता। ठीक है, मतलब ये कि अगर हेड के अंदर मैंने कुछ भी लिखा है तो वो यहाँ पर ब्राउज़र पर शो नहीं होगा, बल्कि वो पीछे ब्राउज़र के पीछे चलेगा। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो हेड के अंदर एक और टैग आता है, दैट्स नेम इज़ टाइटल। ठीक है, हेड के अंदर मीन्स ये कि हेड के ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के अंदर एक और टैग आता है, दैट्स नेम इज़ टाइटल। इस टाइटल के अंदर हम अपनी वेबसाइट का नेम लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ कोड विद अंसारी, एंड देन इसको सेव करता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपके पास एक यहाँ पर आइकन आता है गोल गोल सा राउंडेड टाइप। इसका मतलब ये अभी आपकी जो पेज है सेव नहीं हुआ। तो आपने क्या करना है, Ctrl+S करना है, तो वो आइकन भी चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो है ये सेव हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर टॉप पर कोड विद अंसारी नज़र आ रहा है, जबकि पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा था, बट अब कोड विद अंसारी नज़र आ रहा है। तो ये है हमारा टाइटल टैग। अगर आप जाएं यहाँ पर youtube.com पर, तो यहाँ पर देखें सबसे पहले आपका जो है YouTube आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको YouTube लिखा आ रहा है। तो इसी तरीके से ये हेड के अंदर जो है हमारा टाइटल है, जो कि हमें इस टैब के ऊपर शो होता है। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब हेड के अंदर और भी बहुत चीज़ें आती हैं, जैसे कि कोई लिंक वगैरह ऐड करना है, जैसे कि कोई CSS की फ़ाइल ऐड करनी है, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल ऐड करनी है, या कोई बूटस्ट्रैप की ऐड करनी है, लिंक ऑसम, फॉन्ट ऑसम, या ये सब चीज़ें आपको अभी आई थिंक नहीं पता, तो मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा। आप इस तरीके से समझिए कि हेड जो है वो हमें ब्राउज़र पर शो नहीं होता और हेड के अंदर एक टैग आता है, दैट्स नेम इज़ टाइटल, और इस टाइटल में हम बताते हैं कि हमारी वेबसाइट का नेम क्या है, जो कि हमें यहाँ पर शो होता है। अभी इसको हम ऐसे ही समझेंगे, अभी बेसिक बता रहा हूँ। उसके बाद हेड के बाद हमारे पास एक टैग आता है, दैट्स नेम इज़ बॉडी लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो उसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो मैं स्पेस जो है ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आ चुका है। अब ये बॉडी क्या है, अब जब भी हम इस बॉडी के अंदर कुछ भी लिखेंगे तो वो हमें इधर शो होगा। जैसे कि अगर मैं लिख दूँ वेलकम टू कोड विद अंसारी, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये देखें ऑटोमेटिकली रीलोड हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया। तो यहाँ पर हमें शो हो चुका है वेलकम टू कोड विद अंसारी। मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि HTML केस सेंसिटिव नहीं है, इसमें आप जैसे लिखेंगे एज इट इज़ प्रिंट होगा। लेकिन HTML को तो हमने बताना है, ब्राउज़र को तो हमने बताना है कि हमने लिखा क्या है। हेडिंग लिखी है, पैराग्राफ लिखा है, लिंक है, क्या है, तो जाहिर सी बात है वो हमें अपने ब्राउज़र को बताना पड़ता है। सो दैट्स वाई हमें टैग्स का यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर बॉडी के अंदर जो भी हमने अपनी वेबसाइट पर आउटपुट देना है, मतलब कि हमने जो भी अपनी ब्राउज़र के ऊपर शो करवाना है, वो हम बॉडी टैग के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ हेडिंग्स। तो HTML में 6 तरीके की हेडिंग्स होती हैं। सबसे पहले जो है हेडिंग है दैट्स नेम इज़ H1, H से हेडिंग और 1 से 1।
तो H1 लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ कोड विद अंसारी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें शो हो रहा है कोड विद अंसारी। मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पर साइड पे लगाता हूँ एंड इसको ओपन कर लेता हूँ ऐसे और इसको क्लोज कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि आपको जो है कोड विद अंसारी शो हो रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से एक और हेडिंग दैट्स नेम इज़ H2, इसके अंदर भी मैं लिखूँगा कोड विद अंसारी एंड सेव करूँगा कंट्रोल S से। तो ये देख सकते हैं ये सबसे H1 जो है वो सबसे बड़ी हेडिंग है और H2 जो है उससे छोटी हेडिंग है। बिल्कुल इसी तरीके से 6 तरीके की हेडिंग है, ठीक है। तो इनके जो है मैं नेम चेंज कर देता हूँ 3, 4, 5 एंड देन 6, H1, H2, H3, H4, H5, H6। इनका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग सेम रखिएगा, गलत मलत मत कर दीजिएगा। कर भी देंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ब्राउज़र को तो पता होना चाहिए लिखा गया। एंड मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें ऑटोमेटिकली रीलोड हुआ और हमें यहाँ पर हमारी हेडिंग्स शो कर दी हैं। तो इधर मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी हेडिंग्स हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 6 तरीके की हेडिंग्स हैं और वो आपको दिख भी रही हैं। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बताता हूँ जिसका नाम है कमेंट। कमेंट क्या होता है? अगर आप VS कोड यूज़ कर रहे हैं एंड कंट्रोल एंड देन स्लैश प्रेस करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा सा आएगा और इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। These are 6 headings of HTML। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा एंड इधर आऊँगा। इधर तो हमें ये शो ही नहीं हो रहा दीज आर 6 हेडिंग्स। बट अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक कर दूँ एंड व्यू पेज सोर्स करूँ तो हमारे पास ये हमारा HTML का सारा कुछ आ जाएगा। ये जो स्क्रिप्ट है ये इसको इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि ये VS कोड का लाइव सर्वर की वजह से ऐड हुई है। एंड अगर आप देखें यहाँ पर बॉडी के बिल्कुल एज इट इज़ नीचे मैंने लिखा था दीज आर 6 हेडिंग्स ऑफ HTML, तो यहाँ पर भी हमारे पास शो हो रहा है दीज आर 6 हेडिंग्स ऑफ HTML। ये जो है ये किसी किस्म का कोड नहीं है, ये कमेंट है। कमेंट ये बताता है कि इसको प्रिंट मत करवाओ, इसको आउटपुट मत दो, बल्कि डेवलपर्स के समझने के लिए होता है कि आखिर ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये होता है कमेंट, ठीक है। तो कमेंट का भी पता लग गया, 6 हेडिंग्स का भी पता लग गया। अब बात करते हैं पैराग्राफ टैग की। मैं फिर कमेंट कर देता हूँ दिस इज़ पैराग्राफ टैग। ये जो कोड सोर्स कोड है ये आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, और जो मैंने शुरू में जो स्टाइल शीट तैयार की थी उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि ये क्या है हेडिंग, ठीक है। तो ये दिस इज़ पैराग्राफ। तो पैराग्राफ की बात करें तो पैराग्राफ के लिए हमारे पास P टैग आता है। P लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो पैराग्राफ का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको एक ट्रिक देता हूँ जिससे आपको पैराग्राफ पता लगेगा। यहाँ पर आपने लिखना है LOREM लोरेम 10 लिख दीजिए। 10 लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक छोटा सा पैराग्राफ आ जाएगा। एंड यहाँ पर इसको मैं सेव करता हूँ एंड वेबसाइट पर आता हूँ। देख सकते हैं लोरेम इम्पेसम $, ये वैसे लातीनी ज़ुबान है। ये लोरेम इम्पेसम जो होती है वो है। बहरहाल इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे वेलकम टू कोड विद अंसारी, आई एम अ फुल स्टैक वेब डेवलपर एंड सेव करूँगा। एंड यहाँ पर देख सकते हैं वेलकम टू कोड विद अंसारी, आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर। इसके अलावा अगर आप न्यू पैराग्राफ शुरू करना चाहते हैं, मतलब कि यहाँ पर समझ लीजिए मैंने लिखा कोई 50 वर्ड का पैराग्राफ, तो इसलिए मैं लोरेम 50 लिखूँगा, एंटर प्रेस करूँगा तो ये 50 वर्ड का हमारे पास पैराग्राफ आ जाएगा। ये वैसे डमी कंटेंट होता है, ठीक है। एंड सेव करूँगा एंड यहाँ पर होगा देख सकते हैं 50 वर्ड का हमारे पास पैराग्राफ आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि एक और पैराग्राफ हो जो कि इसके नीचे आए, तो इसके लिए हम जो है फिर अगेन P टैग यूज़ करेंगे एंड अगेन मैं लिख दूंगा लोरेम 60 इस बार लिखता हूँ एंड देन सेव करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं बीच में कुछ स्पेस आया है एंड देन हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हो चुका है। तो ये है हमारा पैराग्राफ टैग, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि आपके समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तो मैं क्या करता हूँ कि इस सभी कोड को कट करता हूँ
जैसे आपको मैंने फर्स्ट में बताया था एक शॉर्टकट, जैसे ही आप एक्सक्लेमेशन साइन लाएंगे, शिफ्ट दबा के 1 एंड एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक बॉयलर प्लेट आ जाएगी हमारी स्टार्टर टेम्पलेट। अब मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर ऑटोमेटिकली रीलोड हो चुका है तो यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा। अब मैं यहाँ पर बताता हूँ कि यहाँ पर ये जो डॉक टाइप HTML है, देख सकते हैं ये HTML जो है ओपनिंग टैग है एंड देन ये इसका क्लोजिंग टैग है। ये डॉक टाइप मतलब है कि डॉक्यूमेंट टाइप किस तरीके का है, दैट्स नेम इज़ HTML। हमारा जो डॉक्यूमेंट का टाइप है वो HTML है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये फर्स्ट लाइन है एंड देन यहाँ पर देख सकते हैं ये HTML का ओपनिंग टैग है एंड ये इसका क्लोजिंग टैग। बेसिकली इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, ये सिर्फ ब्राउज़र को बता रहा है कि ये डॉक्यूमेंट जो है किस टाइप का है। ये डॉक्यूमेंट जो है HTML टाइप का है, ठीक है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। और ये हमारा जो है HTML का ओपनिंग टैग है एंड दिस इज़ द क्लोजिंग टैग। अब इस HTML के अंदर एक एट्रीब्यूट है दैट इज़ लैंग। लैंग मतलब लैंग्वेज। लैंग्वेज किस टाइप की है, EN मतलब इंग्लिश। यहाँ पर आप UR भी लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें। UR मतलब उर्दू। IN भी लिख सकते हैं, INR आई थिंक होता है इंडिया के लिए, IND पता नहीं क्या होता है। बहरहाल हम यहाँ पर UR EN ही लिखेंगे क्योंकि हमारा जो डॉक्यूमेंट का टाइप है वो इंग्लिश है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था हेड का ये ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग। हेड के अंदर हमारे पास टाइटल है दैट इज़ डॉक्यूमेंट। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डॉक्यूमेंट। इसको मैं चेंज कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ कोड विद अंसारी, कंट्रोल S से सेव करता हूँ तो यहाँ पर भी हमारे पास आ चुका है कोड विद अंसारी। और ये जो देख सकते हैं आपको ये जो मेटा दिख रहा है, ये मेटा टैग्स देख सकते हैं, इसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो यहाँ पर आप देखें इसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं है। अब ये मेटा क्या होता है, ये होता है आपकी SEO के लिए यूज़ भी होता है, जिससे आपकी वेबसाइट रैंक करती है। मैं आपको सिर्फ सिंपल वर्ड में समझा रहा हूँ। और ये कुछ ब्राउज़र कंपेबिलिटी के लिए भी यूज़ होता है कि ये ब्राउज़र को कुछ एट्रीब्यूट्स देता है जिससे ब्राउज़र जो है इसको रिकॉग्नाइज कर सकता है। अब सबसे पहले तो हम ये मेटा टैग के बारे में बात करेंगे, बाकी बातें बाद में, क्योंकि हम बिगनर्स टू एडवांस सीख रहे हैं तो इसमें हम एडवांस को भी साथ ही साथ कवर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास मेटा है दैट्स चार सेट UTF-8। अब ये चार सेट UTF क्या है, चार सेट मतलब करैक्टर सेट किस तरीके का है, UTF। अगर आप बात करें कंप्यूटर की तो सारा जो होता है बाइनरी नंबर में होता है, ठीक है। कंप्यूटर जो है बाइनरी नंबर में होता है। बाइनरी नंबर से मुराद ये कि कंप्यूटर सिर्फ 0-1 समझता है, उसके अलावा वो कुछ नहीं समझता। मशीन जो है वो 0-1 0-1 1-1 0-1 यही कुछ समझता, इसके अलावा कुछ नहीं समझता। तो ये जो UTF-8 है इसका मतलब ये है कि हमारी जो डॉक्यूमेंट की टाइप है वो कुछ HTML टाइप है ना। HTML टाइप है जिसमें हम टाइटल दैट्स इंग्लिश वर्ड, बॉडी दैट्स इंग्लिश वर्ड, हेड दैट्स इंग्लिश वर्ड। तो ये यही रिप्रेजेंट कर रहा है UTF-8 चार सेट। उसके बाद करते हैं जी मेटा। मेटा के अंदर एक एट्रीब्यूट है दैट्स HTTP इक्विव। अब ये HTTP इक्विव क्या है, और अच्छा इसके अंदर देखें तो ये लिखा हुआ है XUA कंपैटिबल। कंटेंट के अंदर है जी हमारे पास IEH। तो ये क्या चीज़ है, अब ये कंटेंट IEH क्या है, मतलब कि जो एज ब्राउज़र भी है वो ये वेबसाइट उसमें भी रन होगी। मतलब कि जो ओल्ड ब्राउज़र है जो इस कंपैटिबल नहीं है वो भी इस पर कंपैटिबल होंगे और वो भी ओल्ड ब्राउज़र में ये जो हमारी फाइल है वो रन होगी। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टैग, सबसे इम्पोर्टेंट मेटा टैग दैट्स नेम इज़ नेम व्यू पोर्ट कंटेंट विथ डिवाइस विथ इनिशियल स्केल 1.0। दोस्तों अगर आपकी वेबसाइट में ये लाइन नहीं है तो आपकी वेबसाइट कभी रिस्पॉन्सिव नहीं हो सकती। रिस्पॉन्सिव से मुराद कि वो मोबाइल में भी सही तरीके से चलेगी एंड उसके बाद डेस्कटॉप पे भी सही तरीके से चलेगी, LCD पे भी सही तरीके से चलेगी। होता है रिस्पॉन्सिव का मतलब, ठीक है, कि मोबाइल पर किस तरीके से शो होगी, हमें डेस्कटॉप पर किस तरीके से शो होगी। तो ये सिर्फ एक लाइन ही डिसाइड करती है कि किस तरीके से शो होगी। अगर ये आपकी लाइन नहीं है तो नहीं होगा। व्यू पोर्ट मतलब जो हमारा व्यू है
किसका व्यू है जी, डेस्कटॉप का व्यू है, मोबाइल का व्यू है, लैपटॉप का व्यू है, वो किस तरीके से होना चाहिए। कंटेंट के अंदर है जी विथ, विथ किसके बराबर हो, विथ का तो आपको पता ही होगा, विथ इज इक्वल टू डिवाइस विथ, मतलब कि जो हमारी कोई भी डिवाइस है, चाहे वो लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, उसकी विथ के बराबर होगा। इनिशियल स्केल 1.0 है। तो ये जो है लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ नहीं आएगी जब हम CSS करेंगे, उसके अंदर अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बिल्कुल एक डिज़ाइन बनाएंगे, अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे, तब आपको ये लाइन समझ में आएगी और मैं ज़रूर बताऊंगा। उसके बाद आता है जी टाइटल। अब हम और भी मेटा टैग्स ऐड कर सकते हैं SEO के लिए, जैसे कि मैं लिखता हूँ इधर मेटा। मेटा के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है, दैट्स नेम इज़ नेम। नेम इज इक्वल टू, अब इस नेम के अंदर हम लिखेंगे दैट्स नेम इज टाइटल। टाइटल से क्या होगा कि हमारी वेबसाइट का टाइटल क्या है, और कंटेंट के अंदर हम लिखेंगे अपना टाइटल। तो मैंने क्या किया देख सकते हैं, मैंने सिर्फ कंटेंट लिखा, मैंने सिर्फ कंटेंट लिखा तो ये ऑटोमेटिकली हमें सजेशन दे रहा है। तो मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो ये ऐसे फुलफिल हो जाएगा। अब इस कंटेंट के अंदर हम अपनी वेबसाइट का टाइटल लिख सकते हैं, जैसे कि कोड विद अंसारी, जो कि SEO के अंदर यूज़ होगा। तो इसको मैं इस तरीके से बंद भी कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास एक और मेटा टैग आता है, दैट्स नेम इज़। नेम के अंदर हमारे पास आएगा दैट्स नेम इज़ की वर्ड्स। कीवर्ड्स के बाद हम लिखेंगे जी कंटेंट। कंटेंट के अंदर हम अपने कीवर्ड्स लिखेंगे, दैट इज लर्न HTML, लर्न CSS, लर्न फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। तो इस तरीके से आप कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। ये कीवर्ड्स जो है आपकी SEO के लिए यूज़ होते हैं। ये जब आपको SEO आएगी तब पता लगेगा, लेकिन आपको ये भी समझना ज़रूरी है। और ये जब भी आपको ये अपनी फुल वेबसाइट बनाए, जिसको आप डिप्लॉय भी करें, डिप्लॉय से मुराद की ये उसको ऑनलाइन अपलोड भी करें, तब भी आपने जो है ये लाजमी लिखना है, ताकि आपकी वेबसाइट कुछ ना कुछ रैंकिंग में आए। उसके बाद हमारे पास एक और मेटा टैग आता है, दैट्स नेम इज़। नेम के अंदर हमारे पास आता है दैट्स नेम इज़ डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर कंटेंट के अंदर हमने अपनी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन लिखना है। कोड विद अंसारी गिव्स यू फ्री कोर्सेज अबाउट वेब डेवलपमेंट। तो ये हमारा हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि क्या है कीवर्ड्स, टाइटल, डिस्क्रिप्शन। अगर मैं यहाँ पर गूगल में ऑन सर्च करूँ, कुछ भी सर्च कर लेते हैं यार, क्या सर्च करूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें इसके इधर आर्टिकल टॉक विकीपीडिया, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आर्टिकल टॉक विकीपीडिया ये हमारा टाइटल है, ठीक है। तो ये जब हम अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन अपलोड करेंगे सर्वर में, तो ये टाइटल जो है फैच होगा, गूगल कंसोल पे आएगा, एंड देन ये आपके गूगल पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद कीवर्ड्स यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इन्होंने कीवर्ड्स भी दिए होंगे, किधर गए यार, होने तो चाहिए थे कीवर्ड, आई थिंक नहीं है, बट होते हैं कीवर्ड्स भी। हाँ, ये देख सकते हैं ये player.google.com में, यहाँ पर विकीपीडिया ये टाइटल है, एंड देन यहाँ पर देख सकते हैं फ्री एंड्रॉयड रेफरेंस, ये हमारे कीवर्ड्स हैं जिसके थ्रू हमारी वेबसाइट रैंक करती है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन की बात करें तो ये जो देख पा रहे हैं द बेस्ट विकीपीडिया एक्सपीरियंस ऑन योर मोबाइल डिवाइस, और यहाँ तक ये हमारी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन है जो कि हमें गूगल पर कुछ इस तरीके से शो होगा। तो ये आपने लाजमी ऐड करना है। आई थिंक आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया है। तो क्योंकि मैंने आपको ये सोर्स कोड भी देना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ these are the 6 headings in HTML, एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ H1 कोड विद अंसारी, एंड देन इसको मैं अगेन से कॉपी पेस्ट करता हूँ। आप ये देख सकते हैं मैंने कोई कॉपी नहीं किया, सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ 3 बटन से ये पेस्ट कर जा रहा हूँ। तो वो कैसे, क्या करना है आपने, अगर VS कोड यूज़ कर रहे हैं तो आपने ये लाइन को सिलेक्ट करना है या इसी लाइन पे रहना है। अपना ये जो कर्सर आपको नज़र आ रहा है, लाइन जो ब्लिंकिंग हो रही है, इसको रखना है। शिफ्ट ऑल्ट एंड डाउन एरो की आपने प्रेस करनी है, तो ये कॉपी पेस्ट होते जाएंगे, ठीक है। 2 3 4 5 6, एंड देन यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ H2 H3
H4, H5 एंड देन H6। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, वेब ब्राउज़र पे जाता हूँ तो ये हमारे पास हेडिंग्स आ चुकी हैं। इसको मैं अगेन इधर लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी हेडिंग्स हो गई। अब बात करते हैं हमारे पास जो पैराग्राफ्स होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पैराग्राफ्स। तो पी के अंदर मैं लिख दूंगा एक डमी लोअर एम एटलीस्ट 50। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा तो ये हमारा पैराग्राफ आ चुका है। एक और पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ ताकि आपको जब मैं ये सोर्स कोड दूँ तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये एक और पैराग्राफ मैंने ऐड कर दिया है। अब बात करते हैं जी हम अपने लिंक्स टैग की, कि लिंक्स टैग कौन से हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ लिंक टैग। अब ये जो लिंक है उससे पहले आपको मैं बताता हूँ लिंक टैग जो होता है दैट्स नेम इज़ एंकर टैग। ठीक है, यहाँ पर मैं इसके अंदर लिख देता हूँ एंकर टैग। ठीक है, इस HTML के अंदर हम लिंक टैग को जो है एंकर टैग कहते हैं। दैट्स रिप्रेजेंट विद ए लिख के आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग टैग आ चुका है। बट इसके अंदर ए के बाद जो है स्पेस के कुछ और भी लिखा हुआ है, दैट्स नेम इज़ एट्रीब्यूट। अब यहाँ पर अगर आप देखें मेटा के अंदर हमने लिखा था नेम एंड देन कंटेंट, तो ये थे हमारे एट्रीब्यूट। अब बात करते हैं कि एट्रीब्यूट क्या होते हैं। एट्रीब्यूट आपके किसी भी टैग के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, और ये एट्रीब्यूट एक इस जो हमारा टैग है उसको स्पेसिफाई करते हैं कि क्या करने वाला है। अब इसके अंदर एक एट्रीब्यूट है दैट्स नेम इज़ href। href मतलब हाइपर रेफरेंस। और ये हाइपर रेफरेंस जो है ये क्या करता है। href फुल फॉर्म इज़ हाइपर रेफरेंस। ठीक है, हाइपर रेफरेंस। ठीक है, एंड हाइपर रेफरेंस represent you where you go with this link। हाइपर रेफरेंस जो है वो बताता है कि आप इस लिंक के थ्रू किस वेब पेज पर जाना चाहते हैं। जैसे अगर मैं इसके अंदर डाल दूँ https कोलन 2 मरतबा स्लैश एंड देन google.com, एंड यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा ओपनिंग टैग है एंड ये हमारा क्लोजिंग टैग है। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कुछ भी, जैसे कि मैं लिख देता हूँ क्लिक हेयर टू गो टू गूगल। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास आ चुका है क्लिक हेयर टू गो टू गूगल। अब यहाँ पर हमने लिखा था क्लिक हेयर टू गो टू गूगल एंकर के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर, तो इसलिए हमें ये शो हो रहा है। अगर मैं इसके अंदर कुछ ना लिखता, फॉर एग्जांपल के लिए मैं इसको कट कर देता हूँ एंड देन रीलोड करता हूँ, मतलब सेव करता हूँ, रीलोड तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा और ना ही क्लिक क्लुक हो रहा है। तो इसलिए जो है हमें एंकर के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर कुछ डालना पड़ता है ताकि पता लगे कि ये एक लिंक है और ये लिंक किस वेब पेज पर जाएगा वो हमारा हाइपर रेफरेंस डिसाइड करेगा। जो लिंक हमने इस हाइपर रेफरेंस के डबल कोट्स के अंदर डाला होगा, आप सिंगल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं एंड डबल कोट्स भी। तो अब मैं जैसे ही यहाँ पर सेव करूँगा एंड यहाँ पर रिलोड ऑटोमेटिकली हो चुका है। अब मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखें google.com पर आ चुका है। तो ये होता है हमारा लिंक टैग। अब इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट आता है दैट्स नेम इज़ टारगेट अंडर, और इस टारगेट के अंदर हमारे पास आता है ब्लैंक। कंट्रोलर से सेव करता हूँ। अब ये टारगेट ब्लैंक अंडरस्कोर ब्लैंक क्या है। अब मैं जैसे ही इधर पेज को सेव करता हूँ एंड देन इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं न्यू टैब ओपन हुआ है हमारा। ये टैब ऐसे का वैसे है, न्यू टैब ओपन हुआ है। ठीक है, अगेन कर दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें ये मैंने इसके ऊपर क्लिक किया एंड न्यू टैब ओपन हुआ है। तो ये टारगेट जो है ब्लैंक इसीलिए टाइप किया जाता है ताकि हमारा जो लिंक है वो नेक्स्ट टैब पर ओपन हो। तो ये आपको लिंक टैग का भी पता लग गया होगा आई थिंक। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा एट्रीब्यूट्स से रिलेटेड ही। अब यहाँ पर देखें
ये आपके पास P है, H1 है, H2 है, H3, इनके अंदर भी आप एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हैं। और वो एट्रीब्यूट्स किस टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको स्टाइल देता हूँ, ठीक है, स्टाइल एंटर प्रेस करेंगे तो इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिख देता हूँ कलर, कलर के बाद कोलन, जैसे मैं लिख देता हूँ रेड, रेड लिखूंगा तो देखना ये H1 का जो कलर है वो रेड हो जाएगा। इसको सेव करता हूँ तो देख सकते हैं H1 का कलर रेड हो चुका है। इसी तरीके से मैं इधर लिखता हूँ स्टाइल कलर इज इक्वल टू ब्लू एंड देन एंड पे सेमीकोलन भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो देख सकते हैं इसका कलर ब्लू हो चुका है। एंड H3 के अंदर भी मैं एक स्टाइल डाल देता हूँ, कलर इज इक्वल टू आई थिंक येलो ग्रीन। ओके, सेव करता हूँ तो ये देख सकते हैं इसका कलर येलो हो चुका है। अब मैं कलर के अलावा एक और चीज़ डाल सकता हूँ, दैट्स बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कोलन, यहाँ पर मैं बैकग्राउंड के अंदर डाल देता हूँ, कौन सा कलर डालूँ, बैकग्राउंड नहीं वैसे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड हाइफन कलर कोलन, इसके अंदर मैं डाल देता हूँ जी ब्लैक एंड देन सेमीकोलन। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका जो बैकग्राउंड का कलर है वो ब्लैक हो चुका है। तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं स्टाइल के, ये वैसे CSS के अंदर भी यूज़ होते हैं, लेकिन ये सिर्फ बेसिक आपको बता रहा हूँ कि पता होना चाहिए कि हम H1 या कोई भी टैग हो उसके अंदर भी हम कुछ स्टाइल ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको कलर एंड देन बैकग्राउंड कलर का बताया था, ठीक है। अब हम एक और एट्रीब्यूट लेते हैं, लेकिन वो यहाँ पर नहीं शो होगा, वो बाद में हम शो करेंगे, ठीक है, वो इमेज के लिए ज़रूरी होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं P के अंदर भी मैं स्टाइल डाल देता हूँ, P मतलब पैराग्राफ के अंदर भी, फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर स्टाइल डाल देता हूँ। एंड इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं रख देता हूँ जी क्या रखूँ आप ही बता दो, मुझे रखना चाहिए आई थिंक ग्रीन, ग्रीन रख कर देख लेते हैं। हाँ, तो देख सकते हैं हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन हो चुका है। एंड देन इसका जो कलर है अपने पैराग्राफ का उसको मैं कर देता हूँ जी वाइट। तो यहाँ पर देखें इसका कलर भी वाइट हो चुका है। तो ये कुछ एट्रीब्यूट थे स्टाइल के, ठीक है। अभी हम स्टाइल के बाद हम जो है कुछ और एट्रीब्यूट्स भी डिफाइन करेंगे, बट वो नेक्स्ट टैग के लिए यूज़ होंगे। अब हम जी बात करते हैं अपने इमेज टैग की कि इमेज किस तरीके से ऐड करना है। यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ इमेज टैग, तो इसके अंदर हमारे पास एक इमेज टैग आएगा और उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए img लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं img, और इसके अंदर जो है हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं, दैट्स src एंड देन alt मतलब ऑल्ट। इन एट्रीब्यूट्स को भी हम डिफाइन कर, और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, सिर्फ ओपनिंग टैग ही है, क्योंकि हमने इसके अंदर ओपनिंग टैग के अंदर रहकर ही सारा काम करना है, ठीक है। इमेज हमने लगानी है, इमेज के अंदर अगर देखें तो src है, src मतलब सोर्स, कौन सी इमेज आप लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं कोई इमेज डाउनलोड करता हूँ पिक्साबे से, ठीक है। तो कोई भी इमेज हम डाउनलोड कर लेते हैं या फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी कोडिंग पिक्साबे जो है, यहाँ पर आपको फ्री इमेजेस मिल जाती हैं विद एक्स्ट्रा हाई क्वालिटी। तो यहाँ पर मैं जो है ये वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ इमेज, इसको मैं करता हूँ जी फ्री डाउनलोड एंड इसका जो साइज़ है वो मैं चले डाउनलोड कर लेते हैं। इसको मैंने कर लिया जी डाउनलोड एंड देन क्रॉस वर्क्स वेरीफाई एंड देन डाउनलोड। तो ये हमारी इमेज डाउनलोड हो चुकी है। इस इमेज को जो है मैं अपने फोल्डर के अंदर लिखूँगा, ठीक है। तो ये हमारा है जी इमेज, इसको मैं क्या करूँगा यहाँ से करूँगा कट, डेस्कटॉप पर हमने फोल्डर बनाया था दैट इज़ लर्न HTML और ये हमारी इंडेक्स की फ़ाइल है। एंड यहाँ पर मैं इमेज पेस्ट कर दूँगा एंड इसको नेम दे दूँगा, इतना बड़ा नेम कौन याद रखेगा, मैं यहाँ पर दे देता हूँ इमेज, इसको मैंने नेम दे दिया इमेज। अब यहाँ पर हमारे फोल्डर के अंदर इमेज पड़ी है तो जाहिर सी बात है VS कोड के अंदर भी आ चुकी होगी, अगर नहीं आई तो यहाँ पर आप रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगी, क्योंकि ये हम अपने फोल्डर के अंदर ही हैं लर्न HTML के अंदर। लर्न HTML के अंदर जो कुछ भी आप रखेंगे वो यहाँ पर आपको शो होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो मेन फाइल है index.html, इसको मैं कर देता हूँ जी क्लोज। एंड इसके अंदर हमारे पास पड़ी है image.jpg, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपको इमेज शो करवाएगा।
ठीक है। तो अब इमेज यहाँ पर देख सकते हैं, सोर्स बता रहा है जी आपको SRC के कहाँ से आप इमेज लाना चाहते हैं। आपने सिर्फ लिखना है अपनी इमेज का नेम, दैट नेम इज़ image.jpg। ये देख सकते हैं इसने ऑटोमेटिकली सजेशन देना शुरू कर दिया image.jpg। मैं क्या करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली image.jpg आएगा। एंड इसको सेव करता हूँ, इसको मैं कट कर देता हूँ, सेव करता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास एक इमेज आ चुकी है, तो जो कि बहुत ही बड़ी है। और तो इस तरीके से जो है हम इमेज को ऐड कर सकते हैं। बट ये ओल्ड टेक्स्ट क्या है जी, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज एन इमेज, कंट्रोल S से सेव करता हूँ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अगर मैं यहाँ से इमेज को हटा दूँ एंड देन सेव करूँ, अब बहुत कुछ हो रहा है। दिस इज एन इमेज। अब आप समझ गए होंगे कि ओल्ड टेक्स्ट क्या है। ये ओल्ड टेक्स्ट जो है उस वक्त हमारे वेबसाइट पर जो है, उस वक्त हमारी वेबसाइट पर शो होता है जब तक हमारी इमेज लोड ना हो जाए। आप देख सकते हैं इसके अंदर इमेज नहीं है, तो ये हमें ओल्ड टेक्स्ट दिखा रहा है, क्योंकि इसको कोई इमेज मिली ही नहीं, तो इसलिए ये ओल्ड टेक्स्ट दिखा रहा है। जैसे कि अगर इसके अंदर इमेज भी होती, हमारे SRC टैग के अंदर कोई इमेज का लिंक भी हमने दिया होता, तो बाज़ औक़ात होता है ना कि कनेक्शन जो है हमारा काफ़ी स्लो होता है, जिसकी वजह से वेब पेजेस जो है काफ़ी देर से रीलोड होते हैं और इमेजेस भी जो है शो नहीं होती। तो उनके लिए जो है दिस इज़ एन, ये हमारा ऑल टैग यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर हम कुछ भी ऑल टेक्स्ट दे सकते हैं। दिस इज़ एन इमेज, लोगो, कुछ भी जिस से रिलेटेड आपकी इमेज है। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ एंड देन ये हमारी इमेज आ चुकी है, जो कि बहुत बड़ी लग रही है। इसको मैं बड़ा ही कर लेता हूँ एंड देन इसको भी बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा ब्राउज़र है, देख सकते हैं कितनी बड़ी इमेज है। यहाँ पर बॉटम में भी स्क्रॉल आ रहा है, तो इसको हम छोटा करेंगे एट्रीब्यूट के जरिए। अब एक और एट्रीब्यूट है, दैट्स नेम इज़ विथ। विथ में अगर मैं कर दूँ जी 50%, तो यहाँ से पर देख सकते हैं हमारी जो वेबसाइट है, हमारी जो इमेज है उसकी विथ 50% हो चुकी है इमेज के अंदर एट्रीब्यूट विथ। वैसे तो आप अगर चाहें तो स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर भी दे सकते थे विथ कोलन एंड देन इसके अंदर आप दे सकते हैं जी 50% एंड देन यहाँ पर देखें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, हमारी वेबसाइट वैसे की वैसी है। अगर मैं इसको 10% कर दूँ तो देख सकते हैं ये 10% जो है हो चुकी है। उससे पहले मैं एक काम करता हूँ कि इन सब चीज़ों को जो है वो मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि वेबसाइट में जो है ज़्यादा कचरा ना फैले। तो बस अभी इमेज आ रही है, इसको मैं कर देता हूँ जी 50%। तो ये हमारी इमेज है। अब हम बात कर लेते हैं ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। ये ऑर्डर लिस्ट क्या है? अगर मैं ये लिखूँ OL, O फॉर ऑर्डर, L फॉर लिस्ट, OL, एंटर प्रेस करूँ तो ये हमारे पास एक ऑर्डर लिस्ट बन चुकी है। बता यहाँ पर कुछ नहीं आया। ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारे पास एक और टैग आता है, दैट्स नेम इज़ LI रिप्रेजेंट लिस्ट। तो LI लिख के एंटर प्रेस करूँगा एंड इसके अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे अंसारी को जब मैं लिख देता हूँ कोड। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 आ चुका है हमारे पास 1 के अंदर कोड। इस तरीके से अगर मैं एक और LI लिखूँ इसके अंदर एंड लिखूँ कोड विद एंड अगेन एक और लिखूँ अंसारी, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 कोड 2 विद 3 अंसारी। तो ये हमारे पास ऑर्डर लिस्ट है जो कि हमारे पास, इसको मैं अगेन कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये देख सकते हैं लिस्ट टाइप हमें शो हो रही है, ठीक है, ब्लॉक टाइप नहीं शो हो रही, लिस्ट टाइप हमें शो हो रही है। तो ये होती है हमारी जी ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अब बात करते हैं अनऑर्डर लिस्ट की। आपने क्या करना है, OL की जगह आपने लिख देना है UL, ठीक है। तो ये हमारी अब बन चुकी है अनऑर्डर लिस्ट। अब अनऑर्डर लिस्ट क्या है, यहाँ पर देखें, पहले आपको यहाँ पर 1 2 3 आ रहा था, बट अब इस बार आपको डार्क सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, दैट्स कोड विद अंसारी, ठीक है। तो इसके अंदर जो है आप अनऑर्डर लिस्ट के अंदर और लिस्ट के अंदर आप और भी लिस्ट ऐड कर सकते हैं, जिसको हम पेरेंट लिस्ट कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ UL एंड देन LI, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पूरा लिख देता हूँ कोड विद अंसारी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोड के अंदर जो है क्या है जी, हमारे पास कोड विद अंसारी। देख सकते हैं ये इधर से काफ़ी स्पेस आ गया एंड देन
अगर आप यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पर देख सकते हैं डार्क सर्कल नहीं है, इस बार आउटलाइन ब्लैक सर्कल है और इसके अंदर लिखा कोड विद अंसारी पूरा। तो इस तरीके से जो है आप पेरेंट लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं एंड वाले के अंदर डाल देता हूँ एक, ठीक है, यूएल की बजाय हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एल, इस एल के अंदर हम यूएल एंड देन यूएल के अंदर हम एक और एल बनाएंगे, दैट्स कोड विद, या लिख लो वेब डेवलपमेंट, स्पेलिंग गलत हो जाए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक और लिस्ट बन चुकी है, बट इस लिस्ट को आई थिंक हम हटा ही देते हैं, तब ज़्यादा बेहतर लग रही है। देख सकते हैं स्पेसिंग आ चुकी है, अंसारी के अंदर आ जी हमारे पास वेब डेवलपमेंट। तो कुछ इस तरीके से जो है हम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। अगर मैं इसी को OL के अंदर, मतलब कि ऑर्डर लिस्ट के अंदर दिखाऊं, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 एंड आई थिंक इसको भी चेंज कर देते हैं OL एंड इसको भी चेंज कर देते हैं OL। तो देख सकते हैं 1 के अंदर हमारे पास एक और कंटेंट है कोड विद अंसारी, उसके बाद 2 3 4 5 9 के अंदर हमारे पास नंबर 1 कंटेंट है वेब डेवलपमेंट। इस तरीके से अगर मैं इसको पेस्ट करता जाऊँ तो ये देख सकते हैं 1 2 3, ये हमारी पेरेंट लिस्ट है, ठीक है, पेरेंट लिस्ट, सॉरी नहीं, चाइल्ड लिस्ट। पेरेंट लिस्ट हमारी ये है एंड ये पेरेंट हमारे इस पेरेंट लिस्ट की चाइल्ड लिस्ट है। तो ये आपको समझ आ गई होगी कि लिस्ट किस तरीके से वर्क करती हैं, ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर मैं देता हूँ दिस इज़ ऑर्डर लिस्ट एंड देन इसको ही मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ एंड देन नीचे पेस्ट करता हूँ एंड देन इसको मैं दे देता हूँ जी अनऑर्डर लिस्ट। तो ये जो OL है इसकी जगह मैं लिख देता हूँ UL, ठीक है, U एंड देन अगेन U। तो ये हमारी है जी यहाँ पर इसी के साथ मैं दे देता हूँ जी H1, दिस इज़ एन अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर नहीं है सॉरी, हाँ अनऑर्डर ही है। एंड देन ये जो है हमारी H1, दिस इज़ एन ऑर्डर लिस्ट। तो ये हमारी ऑर्डर लिस्ट है, इसको मैं कम जूम आउट कर लेता हूँ, रीसेट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी ऑर्डर लिस्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी अनऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। तो ये मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको जब मैं ये सोर्स कोड दूँ तब आपको पता लगता जाए कि क्या क्या हुआ है, क्या इसमें नहीं हुआ है। अगर आप LI के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं, सिर्फ ये नहीं कि यही लिख दें कोड, आप कोई एंकर टैग जो कि लिंक टैग है वो भी डाल सकते हैं, इमेज भी डाल सकते हैं, कुछ भी पैराग्राफ्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको कर दिखाता हूँ, जैसे ये अनऑर्डर लिस्ट का फर्स्ट वाला ही मैं ले लेता हूँ, इसको कट करता हूँ, इसके अंदर एक टैग ले लेता हूँ P एंड यहाँ पर ले लेता हूँ lorem 50, एंटर प्रेस करता हूँ। तो ये देख सकते हैं पैराग्राफ आ चुके हैं किसमें, ऑर्डर लिस्ट में, अनऑर्डर लिस्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप पैराग्राफ भी ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से पेरेंट में मैं कोई एंकर टैग ले लेता हूँ, ठीक है, इसके अंदर मैं दे देता हूँ HTTPS दैट्स google.com एंड इसके अंदर मैं दे देता हूँ क्लिक हेयर। तो यहाँ पर आप देखें क्लिक हेयर आ रहा है, इसके ऊपर जैसे क्लिक करूँगा तो ये गूगल पर पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर मैं दे देता हूँ जी target_blank, जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा नेक्स्ट टैब पर ओपन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, इमेज भी ऐड कर सकते हैं, पैराग्राफ, वीडियोस टैग का भी मैंने आपको बताया नहीं, वो आपको मैं बताऊंगा बहुत ही जल्द, बट अभी ये बताना ज़रूरी था क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट क्या चीज़ें हैं। इन सब को जो है मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड कंट्रोल एंड देन स्लैश, तो ये सब जो है वो कमेंट हो जाएगा और ये मल्टी लाइन कमेंट कहलाता है। यहाँ पर देखें कुछ इस तरीके से एंड देन स्टार्टिंग में कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर अब हमारा जो है वेब ब्राउज़र क्लीन हो चुका है। अब हमारे पास जो है और भी लिस्ट है, एक और लिस्ट आती है दैट्स नेम इज़ डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट ये वैसे बहुत कम ही यूज़ होती है, बट हम बिगनर्स टू एडवांस सीख रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में भी। वैसे ये ज़्यादातर जो अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट हैं ये यूज़ होती हैं, बट फिर भी आपको हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन लिस्ट का। इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, DD, एंटर प्रेस करेंगे, सॉरी DD नहीं DL, एंटर प्रेस करेंगे,
क्योंकि डिस्क्रिप्शन लिस्ट है तो डी फॉर डिस्क्रिप्शन, एल फॉर लिस्ट, एंड हमारे पास आएगा जी डी टी, मतलब कि डिस्क्रिप्शन टाइटल। क्या होगा जी हमारा डिस्क्रिप्शन टाइटल, क्या होना चाहिए, जैसे कि हु आर यू एंड देन सेमीकोलन। तो देख सकते हैं आ रहा है ना हु आर यू। अब इसके बाद जो है एक और आता है, दैट्स कॉल इज डी, मतलब कि डिस्क्रिप्शन डाटा। वो क्या होगा जी, आई एम अ फुल स्टैक वेब डेवलपर। तो यहाँ पर देख सकते हैं हु आर यू, आई एम अ फुल स्टैक वेब डेवलपर। अब आप समझ रहे होंगे कि ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या है। ये वैसे जो हमारी HTML के पुराने वर्जन थे उसमें थी, और ये देख सकते हैं काफ़ी लेंथी हुआ जा रहा है हमारा कोड। बट इसमें हम क्या करते थे, UL के अंदर डायरेक्ट LI के अंदर हम कुछ भी ऐड करते हैं, बट इसके अंदर हमें पहले टेबल डाटा भी बताना पड़ता है, एंड देन टेबल हेडिंग भी बतानी पड़ती है जो कि टाइटल है, एंड देन टेबल डिस्क्रिप्शन डाटा भी बताना हमें पड़ता है। तो इसी तरीके से आप एक कोड लिख सकते हैं, DT के अंदर हम लिख सकते हैं what you have experience। यार पता नहीं मेरी इंग्लिश सही भी है कि मैं नहीं लिख रहा सही, what you have English और एक्सपीरियंस, हाँ ठीक ही होगा। बहरहाल इसको इग्नोर कर दीजिए। एंड उसके बाद डिस्क्रिप्शन डाटा लिखूँगा, आई हैव 5 years experience in web डेवलपमेंट। तो ये देख सकते हैं हु आर यू, जूम कर देता हूँ। हु आर यू के अंदर क्या है, आई एम अ फुल स्टैक वेब डेवलपर। व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस, आई हैव 5 years एक्सपीरियंस। व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस, नहीं यार ये गलत जुमला, ये सेंटेंस ही गलत बना है। फिलहाल कोई बात नहीं, इसको आप इग्नोर कर दीजिए। ये हमारी थी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। सिखाता हूँ कि टेबल किस तरीके से बनाते हैं जी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी मेक टेबल इन HTML। ठीक है, तो टेबल किस तरीके से बनाना है हमने। टेबल के लिए सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट टैग जो आता है दैट्स इज टेबल। इस टेबल के अंदर हमें अपना टेबल बनाना है। टेबल के बाद आता है जी हमारे पास टेबल रो। टेबल रो क्या है वो मैं आपको भी बताऊंगा कि ये टेबल रो क्या है। इस टेबल रो के अंदर हमारे पास आएगा सबसे पहले जो टेबल रो होगी हमारी, वो हेडिंग होगी। अगर मैं आपको यहाँ पर गूगल पे सर्च कर दिखाऊँ, जैसे कि मैं लिख देता हूँ डाटाबेस टेबल, इमेजेस में जाता हूँ, एंड यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कस्टमर ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट क्रिएटेड। ये हमारी क्या हेडिंग्स हैं किसकी, टेबल की। और उसके बाद ये जो आ रहा है ये सारा हमारा टेबल डाटा है। बिल्कुल इसी तरीके से हम भी इसमें क्रिएट करेंगे TR। टेबल रो के अंदर हम लिखेंगे सबसे पहले टेबल हेडिंग TH। इसके अंदर हम ले लेते हैं सबसे पहले जो हमारी होगी दैट इज SR, जो कि 1 2 3 है। उसके बाद एक और ले लेता हूँ टेबल हेडिंग, एंड इसके अंदर मैं दूंगा जी नेम, एंड उसके बाद नेम के बाद मैं लिख दूंगा ईमेल, ईमेल के बाद लिख दूंगा कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट नंबर। अब यहाँ पर आप देखें, मैं इसको आई थिंक बहुत जूम किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें SR आपको शो हो रहा है, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये हमारी टेबल हेडिंग्स बन चुकी हैं। अब ये मैंने टेबल रो क्यों लगाई बेटा, टेबल रो क्या होती है, ये जो चीज़ है ये हमारी एक रो है, बिल्कुल सीधी ये रो है एक, ये हमारी रो है। इस रो के अंदर हमने टेबल हेडिंग स्टोर करवाई। पहली इस रो के अंदर पहला क्या था हमारे पास SR, दूसरा नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर। इस तरीके से अब हम शो करवाएंगे इस टेबल के अंदर डाटा। तो डाटा शो करवाने के लिए हम फिर से टेबल रो लेंगे, क्योंकि हमें रो में ही शो करवाने हैं, तो टेबल रो लेंगे और इस टेबल रो के अंदर हम लिखेंगे TD, मतलब टेबल डाटा। SR में क्या था 1, तो हम ये जो SR है इसके लिए 1 लिख देंगे, एंड देन इसके अंदर हम लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास सेकंड जो टेबल हेडिंग है दैट्स नेम, तो इधर मैं लिख दूंगा जी कोड विद अंसारी, एंड देन ईमेल, ईमेल में मैं लिख दूंगा कोड विद ansari@gmail.com। वैसे ये ईमेल नहीं है मेरी,
ठीक है। तो इधर ईमेल के बाद हमारे पास है कॉन्टैक्ट नंबर। तो कॉन्टैक्ट नंबर के लिए मैं अगेन TD डालूंगा। कॉन्टैक्ट नंबर में मैं कुछ भी दे देता हूँ, जैसे कि 0095558567 जो भी है, ठीक है। ये मैंने दे दिया कॉन्टैक्ट नंबर। अब यहाँ पर देखें SR में हमारे पास 1 नेम के अंदर कोड विद अंसारी, ईमेल हमारे पास है codewidansari@gmail.com। कॉन्टैक्ट के अंदर ये हमारा कॉन्टैक्ट है। बिल्कुल इसी तरीके से आप एक और टेबल रो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसी को मैं बल्कि कॉपी पेस्ट करता जाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। देख सकते हैं यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इनको चेंज कर देता हूँ टू, दैट्स 3 एंड देन 4। देखते हैं 1 2 3 4। ये हमारा अब है टेबल डाटा। टेबल डाटा थोड़ा लाइट है और ये कुछ बोल्ड टाइप नज़र आ रहा है, तो ये कुछ टेबल हेडिंग्स हैं एंड ये दिस इज़ द टेबल डाटा, ठीक है। ठीक हो गया। ये हमारे पास एक टेबल बन चुका है, सिंपल सा टेबल। अब स्टाइलिंग वगैरह जब हम CSS सीखेंगे तब जाहिर सी बात है हम टेबल भी बनाएंगे और उसमें CSS को इंक्लूड करके इस टेबल को बेहतर, अच्छा, खूबसूरत बनाएंगे। बट अभी नहीं, अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर का सीख रहे हैं, दैट्स HTML। तो इस तरीके से जो है हम कुछ टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब मुझे लगता है आप एक चीज़ नहीं समझिए TR के बारे में। TR के साथ साथ ये मैंने 1 कोड विद आंसर ये क्या लिखा, देखिए TR जो है हमारी टेबल रो है, जो कि ये है हमारी टेबल रो बिल्कुल सीधी, ठीक है। उसके बाद TR के अंदर हमारे पास फर्स्ट हेडिंग क्या थी, SR, ठीक है, दैट्स SR। और टेबल डाटा के अंदर भी हमारी जो है पहला जो है इसी से रिलेटेड होनी चाहिए, SR जो हमने लिखा है दैट्स 1। टेबल हेडिंग जो दूसरी है उसके अंदर नेम था, तो हमने टेबल डाटा के अंदर, दूसरे टेबल डाटा के अंदर मतलब कि सेकंड लाइन में हमने लिख दिया कोड विद अंसारी। तो ये हमारे पास इस तरीके से शो हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से तीसरी टेबल हेडिंग में ईमेल था, तो हमने तीसरे टेबल डाटा में लिख दिया कोड विद ansari@gmail.com। चौथी टेबल हेडिंग में कॉन्टैक्ट नंबर था, तो यहाँ पर चौथे टेबल डाटा में मैंने कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया। तो ये हमें बिल्कुल रो वाइज शो हो रही है, कॉलम वाइज शो नहीं हो रही, रो वाइज शो हो रही है। तो ये था हमारा टेबल, ठीक है। इसको भी मैं कर देता हूँ कमेंट। दोस्तों अब हम बनाते हैं फॉर्म्स। अब मैं बताता हूँ कि फॉर्म्स आखिर होते क्या हैं, ठीक है। फॉर्म्स जैसे कि आपने देखा होगा साइन अप फॉर्म, जिसके अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये वो, और उसके बाद एक बटन होता है सबमिट का। इसी तरीके से एक लॉगिन का होता है पेज, ईमेल, पासवर्ड। तो ये जो चीज़ बनाई गई है ये एक फॉर्म है, ठीक है, जिसमें हम अपना डाटा जो है सबमिट करवा सकते हैं। तो इसी तरीके से हम भी जो है एक फॉर्म का स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके क्या क्या टैग्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपने अंदर लिखना है फॉर्म एंड एंटर प्रेस करना। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास फॉर्म का ओपनिंग टैग एंड देन क्लोजिंग टैग आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें इसके अंदर एक एट्रीब्यूट दिया हुआ है, दैट्स नेम इज़ एक्शन। इस एक्शन का क्या काम है, ये जो है बेसिकली बैकएंड में वर्क करता है कि मतलब जब भी फॉर्म के सबमिट बटन के ऊपर क्लिक हो तो क्या हो, एक्शन यही डिसाइड करता है। बट हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम बैकएंड नहीं सिर्फ HTML सीख रहे हैं। ये बैकएंड में आपको बताएंगे कि क्या है। अभी आपने सिर्फ फॉर्म टैग डालना है। अब इस फॉर्म टैग के अंदर हमारे पास कुछ इनपुट टाइप्स आती हैं। इनपुट से मुराद ये है कि जब जो भी हमने डाटा एंटर करना होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इनपुट लिखता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर, और यहाँ पर गौर कीजिए कि इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इनपुट है, इसके अंदर टाइप है TXT, ठीक है। अब ये एट्रीब्यूट है कि किस तरीके का इनपुट होना चाहिए, टेक्स्ट टाइप का होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आता हूँ और सेव करता हूँ। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आपको इनपुट नज़र आ रहा है। इसको अगर मैं रीसेट करूँ तो ये आपका इनपुट, ठीक है। तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ये आपका इनपुट है जिसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक इनपुट आता है जिसका टाइप होता है जी नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास ये नंबर का इनपुट है और ये टेक्स्ट का इनपुट है जिसके अंदर आप नंबर वगैरह और भी जो भी आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। उसके बाद ये नंबर का इनपुट है जिसके अंदर सिर्फ आप नंबर डाल सकते हैं और कुछ भी नहीं डाल सकते। और ये आपको जो है ग्रेटर देन और लेस देन नज़र आ रहा है, इसके थ्रू आप नंबर इंक्रीज़ कर सकते हैं और डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा नंबर का टैग इनपुट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी एक इनपुट जो कि होता है ईमेल।
अब ईमेल में क्या होता है जी, ये हमारा ईमेल का, ठीक है, ये हमारा नंबर, दिस टेक्स्ट नंबर एंड ईमेल। ईमेल में क्या होता है कि इसमें आपको ईमेल लिखनी होती है, ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया code@gmail.com, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपने ईमेल लिखनी होती है, ठीक है। एंड देन इसी तरीके से एक और इनपुट आता है, दैट्स नेम इज टाइप इज पासवर्ड। तो इसके अंदर जो है आप पासवर्ड लिख सकते हैं, और ये देख सकते हैं हिडन है ये पासवर्ड, ठीक है, ये कोई भी नहीं देख सकता, ठीक है। तो ये होता है हमारी कुछ इनपुट्स टाइप्स। अब इन इनपुट्स के अंदर भी कुछ एट्रीब्यूट्स आते हैं। लेट्स सपोज इनको मैं कट कर देता हूँ, कट नहीं करता, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं ले लेता हूँ जी एक प्लेस होल्डर। अब बताता हूँ कि ये प्लेस होल्डर क्या होता है। इसके अंदर मैं लिखूँगा एंटर योर फुल नेम, एंड यहाँ पर देखें इसके अंदर हमें शो हो रहा है एंटर योर फुल नेम, एंड जैसे इसके ऊपर वो गायब हो जाएगा, इसके अंदर कुछ लिखूँगा तो वो गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्लेस होल्डर। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं इनके अंदर भी लिखूँ प्लेस होल्डर, एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंटर योर एज, एंड इधर भी लिख देता हूँ प्लेस होल्डर एंटर योर ईमेल, एंड देन इधर भी मैं लिख देता हूँ प्लेस होल्डर एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। तो देख सकते हैं एंटर योर फुल नेम, एंटर योर एज, एंटर योर ईमेल, एंटर योर पासवर्ड। अब चाहते हैं कि ये सीधी लाइन में, बल्कि ऐसे रो वाइज ना हो, कॉलम वाइज जो है वो शो हो। तो इधर हम क्या करेंगे, एक ब्रेक टैग लगा देंगे जिसका नाम है BR। इसका भी कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, ठीक है। और ये BR क्या करता है, एक न्यू लाइन शुरू कर देते हैं। देख सकते हैं जैसे यहाँ पर मैंने एंटर योर फुल नेम के बाद BR लगाया, ब्रेक टैग लगाया, उसने एक न्यू लाइन क्रिएट कर दी। बिल्कुल इसी तरीके से हम इनमें भी लगा सकते हैं, ठीक है। एंड ये हमारी अब कॉलम वाइज शो हो रही हैं, ठीक है। एंड इधर भी मैं लगा देता हूँ एक BR, ठीक है। ऐसा करता हूँ, इधर दो दो लगा देता हूँ BR। तो ये देख सकते हैं अब ये कुछ इस तरीके से हमें शो हो रही है। तो ये जो ब्रेक टैग होता है, ठीक है, BR टैग इज यूज टू क्रिएट अ न्यू लाइन। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। एंड दैट्स, ठीक है। तो ये हो गया। इधर मैं हेडिंग दे देता हूँ एक, दैट्स H1, और इसको मैं लिख देता हूँ फॉर्म, ठीक है। ये आ गया हमारा फॉर्म, एंटर फर्स्ट नेम, एज, ईमेल एंड पासवर्ड। अब इसी तरीके से हमारे पास एक और चीज़ आती है, दैट्स बटन, जिसकी टाइप हम रख सकते हैं सबमिट, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बटन आ गया, बट इसके अंदर कुछ शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने बटन की ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में कुछ लिखा नहीं। इधर मैं लिख देता हूँ सबमिट। तो देख सकते हैं सबमिट का बटन आ रहा है। ऐसा करता हूँ, इधर एक और BR टैग लगा देता हूँ ताकि थोड़ा स्पेसिंग आ जाए, ठीक है। तो ये सबमिट का बटन हमारा बन चुका है। तो ये कुछ इस तरीके से जो है हम फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्म के अंदर और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी हैं। इनको मैं क्या करता हूँ जी, ऐसे करके जो है वो मैं कमेंट कर देता हूँ, एंड इसको भी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सबमिट बटन है, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। अब इसके अंदर और भी टाइप्स की इनपुट आती हैं, जैसे कि आती है एक रेडियो, ठीक है। और इसके आगे मैं लिख दूंगा जी डेस्कटॉप। बिल्कुल इसी तरीके से एक और इनपुट ले लेते हैं जिसकी टाइप हम रेडियो रखेंगे, एंड इधर ले लेते हैं जी लिनक्स। तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो है कुछ चेक बॉक्स टाइप नज़र आ रहे हैं आपको। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, इसके ऊपर भी क्लिक करेंगे तो ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से हम और भी बना सकते हैं जिसकी हम टाइप रेडियो दे सकते हैं। इधर मैं लिख देता हूँ मैक OS, और ये देख सकते हैं मैक OS आ गया। तो इन तीनों को आप सिलेक्ट कर लीजिए। ये इनकी जो टाइप्स होती है वो रेडियो होती है, ठीक है। इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ फॉर्म के अंदर हमारे पास एक और चीज़ आती है, दैट इज़ सिलेक्ट। सिलेक्ट के अंदर हम इसको नेम दे सकते हैं, जैसे कि मैं दे देता हूँ, इधर नेम दे देता हूँ इसको, क्या दूँ, चलो नेम। ये एट्रीब्यूट्स को भी छोड़ दीजिए, ये एट्रीब्यूट्स जो है CSS और जो हमारी जो बैकएंड में वो होते हैं, ये एट्रीब्यूट्स
उनके लिए इनको अब स्किप कर देते हैं। हम ये जब बैकेंड का करेंगे तब हम सीखेंगे। उसके अंदर सेलेक्ट के अंदर हमारे पास आता है ऑप्शन। ऑप्शन में हम वैल्यू दे सकते हैं, जैसे कि मैं इधर दे देता हूँ जी डेस्कटॉप, एंड इधर भी मैं दे देता हूँ डेस्कटॉप। तो यहाँ पर देखें ऑप्शन आ रहे हैं हमें। बिल्कुल इसी तरीके से एक न्यू ऑप्शन क्रिएट कर लेता हूँ, जिसको मैं दे देता हूँ जी वैल्यू दे देता हूँ और इसका नेम दे देता हूँ लिनक्स। ठीक है, तो देख सकते हैं ये डेस्कटॉप आ गया, ये लिनक्स आ गया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करते हैं। इस तरीके से एक और दे देता हूँ, दिस नेम इज़ मैक ओ एस। तो यहाँ पर देखें लिनक्स मैक ओ एस। तो ये जो होते हैं सेलेक्ट की होते हैं हमारे फॉर्म्स के अंदर, कि जब हम कुछ सेलेक्ट करवाना चाहते हैं यूज़र से तो हम उस वैल्यू से के थ्रू जो है इसको सेलेक्ट करा सकते हैं, और बैकएंड में जो है ये वैल्यू ही जो है रिकॉग्नाइज करेगी कि उसने क्या सिलेक्ट किया। तो ये कुछ मैंने आपको टैग्स बताया, इनको आप जो है चेकआउट कर लीजिएगा। एंड उसी के साथ साथ हमारे पास इनपुट के अंदर एक आती है जी लेबल। लेबल जो है एक बहुत ही कमाल की चीज़ है, जिसके अंदर हम जो है वो यूज़र को एक अच्छा इंटरफेस दे देते हैं। जैसे कि मैं तो लिख देता हूँ यूज़र नेम, एंड इसके नीचे मैं डाल देता हूँ जी इनपुट टाइप txt। तो यहाँ पर देखिए यूज़र नेम आ चुका है। ठीक है, उसके बाद मैं br लगाऊंगा एंड देन br, एंड फिर लेबल दे दूंगा। इस 4 को हटा देते हैं, एंड इधर मैं दे दूंगा जी पासवर्ड, एंड इसके नीचे मैं दे दूंगा जी एक और इनपुट जिसकी हमारे पास होगी जी पासवर्ड टाइप। तो देख सकते हैं यूज़र नेम एंड पासवर्ड यहाँ पर लिखा रहा है। ये जो लेबल होता है ये इसी तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो ये हो गया जी हमारा फॉर्म। दोस्तों अब हम बात करते हैं वीडियो टैग की, कि वीडियो को हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो है वीडियो.mp4 को यहाँ पर अपने इस फोल्डर में रख लिया। अब यहाँ पर वीडियो टैग के लिए हम वीडियो टैग ही यूज़ करेंगे। इसके अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है, दैट्स नेम इज़ SRC, मतलब कि सोर्स, कि वीडियो का लिंक क्या है, वीडियो कहाँ से आ रही। तो हमारे पास ऑलरेडी पड़ी है वीडियो.mp4, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा वीडियो.mp4, कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, एंड एज यू कैन सी हेयर हमें जो है वीडियो शो हो रही है, बट ये काफ़ी बड़ी वीडियो है। हम क्या करते हैं इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट देते हैं, जैसे मैंने आपको पहले एट्रीब्यूट बताए थे विथ एंड हाइट। तो यहाँ पर मैं विथ दे देता हूँ जी कितनी दूँ विथ 440 पिक्सल, एंड उसी के साथ हाइट जो है वो मैं दे देता हूँ जी 420 पिक्सल। तो ये विथ और उसकी हाइट है, ये देख सकते हैं अब जो है छोटी हो चुकी है। तो ये इसके एट्रीब्यूट थे वीडियो के। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं वीडियो चल नहीं रही है अभी, ना हमें वो आगे पीछे करने वाला आ रहा है, ना पॉज रिज्यूम करने वाला आ रहा है, ना हमें वॉल्यूम का बटन आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ पर हमने एक और एट्रीब्यूट देना है, दैट नेम इज़ कंट्रोल्स। सिर्फ आपने कंट्रोल से लिखना है। कंट्रोल से लिखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं अब हमें यहाँ पर प्ले पॉज का भी बटन आ गया है, यहाँ पर हमें वॉइस का भी आ गया, वॉल्यूम का भी आ गया, फुल स्क्रीन करने का भी आ गया। यहाँ पर इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं, स्पीड को पिक्चर इन पिक्चर कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे सब कुछ कंट्रोल्स के अंदर। ठीक है, कंट्रोल्स के अंदर होते हैं। ठीक है, अब मैं इसको देखें चलाता हूँ। ठीक है, तो ये थी हमारी वीडियो। अब इसके अंदर कुछ और जो है वो एट्रीब्यूट आते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस कंट्रोल्स के बटन को हटा देता हूँ, और यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास कंट्रोल नहीं आ रही, सिर्फ एक इमेज आ रही है। अब मैं यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट लिखूँगा, जैसे कि होता है एक ऑटो प्ले लिखूँगा, एंड यहाँ पर देखें अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगी वीडियो, हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर ऑटो प्ले होता है कि अपने आप ही मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, एंड इसको अगेन देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इमेज आ गया। अब यहाँ पर एक होता है, यहाँ पर मैं दे देता हूँ जी कंट्रोल्स, एंड इसको कर देता हूँ जी म्यूटेड, मतलब ये है कि इसकी वॉइस नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इसकी वॉइस नहीं है। ये कंट्रोल्स की जगह मैं इसको कर देता हूँ ऑटो प्ले। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कंट्रोल्स नहीं होंगे, अपने आप जो है प्ले हो जाएगी, और जो है इसकी जो वॉइस है वो नहीं होगी। तो ये हमारे जो है कुछ जो है वो एट्रीब्यूट्स हैं, और कंट्रोल्स भी आ जाएंगे, अपने आप प्ले भी हो जाएगी, और ये हम वॉइस भी म्यूटेड हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो का टैग। तो यहाँ पर वीडियो चली गई है, मैंने इसको कमेंट कर दिया। तो यहाँ पर मैं कुछ कमेंट कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, ताकि जब मैं आपको ये सोर्स कोड दूँ
तो आपको पता लगे। ऑटो प्ले एट्रीब्यूट प्ले द वीडियो ऑटोमेटिकली। स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाए तो कोई बात नहीं होती, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इंग्लिश मेरी ठीक तो है बट पता नहीं आजकल क्या हो रहा है। एंड कंट्रोल्स एट्रीब्यूट डिस्प्ले द कंट्रोल्स ऑफ द वीडियोस, ठीक है। उसके बाद म्यूटेड एट्रीब्यूट म्यूट योर वीडियो, ओके। तो ये हो चुका है हमारे पास इसके कुछ एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो और यहाँ पर मैंने इसको डिफाइन भी कर दिया, आप सोर्स कोड भी देख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आई थिंक आपको एक चीज़ नहीं बताई जो कि पैराग्राफ वगैरह में यूज़ होगी, तो वो भी मैं यहाँ पर जल्दी से बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ और इसके अंदर जो है मैं 100 वर्ड का एक पैराग्राफ, डमी पैराग्राफ लिख लेता हूँ। तो ये हमारे पास आ चुका है पैराग्राफ, ठीक है। अब इस पैराग्राफ के अंदर हम और भी टैग्स लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि ये जो लोरेम लिखा है ये बोल्ड हो जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, शुरू में जो है बी लगा देंगे और ये जो बी का क्लोजिंग टैग है इसको जो है हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम लिख देते हैं लोरेम लिख देते हैं और इस लोरेम को कट कर देते हैं। अब ये देख सकते हैं बी टैग के अंदर मैंने लोरेम लिखा है, ठीक है। इसका मतलब ये बोल्ड है, ये देख सकते हैं बोल्ड हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ इम्पैसम जो है वो इटैलिक हो जाए, इसको मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स करता हूँ और आई लिख के एंटर प्रेस करता हूँ एंड देन इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। तो देख सकते हैं इम्पैसम जो है वो इटैलिक हो चुका है। मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी हमारे पास आते हैं, दैट इज़ अंडरलाइन। अंडरलाइन के लिए हम यू यूज़ करते हैं एंड इसके अंदर मैं जो पेस्ट कर देता हूँ तो ये देख सकते हैं डॉलर जो है वो अंडरलाइन हो चुका है, ठीक है। तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, इनकी लिस्ट जो है मैं आपको नीचे दे दूँगा, आप इनको जो है चेकआउट कर सकते हैं। वैसे इतने यूज़ नहीं होते लेकिन फिर भी काम आ जाते हैं, तो इनकी लिस्ट मैं आपको इसी सोर्स कोड में दे दूँगा, वो भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर बात करते हैं सब और सुप स्क्रिप्ट्स की, ठीक है। वैसे ये टैग्स नहीं है, इनको वैसे स्क्रिप्ट भी कहते हैं, सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ और इस पैराग्राफ टैग के अंदर मैं लिखूँगा, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्स, ठीक है। एंड एक्स के बाद मैं लगाऊंगा जी सब टैग और इसके अंदर मैं लिख दूंगा 2। तो यहाँ पर देखें हो क्या रहा है, तो ये मैथमेटिक्स में यूज़ होता है, आप इसको कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एंड बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं लिखूँ एक्स एंड यहाँ पर लिखूँ सूप एंड सब और सबस्क्रिप्ट मतलब सुपर स्क्रिप्ट और उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूँ पावर, तो मतलब ये कि एक्स की पावर जो है वो 4 होगी, ठीक है। इसके अंदर से मैं स्पेसिंग को हटा देता हूँ एंड यहाँ पर बी आर टैग लगा देता हूँ। देख सकते हैं ये x है और ये x की पावर 4 है। तो ये आप इन दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे कि ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्या चीज़ है। तो ये भी ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि हम बिगिनर्स टू एडवांस सीख रहे हैं। तो दोस्तों अब जो है हम बात कर लेते हैं अपने स्ट्रॉन्ग टैग की। ये वैसे बोल्ड टैग की तरह ही काम करता है। तो यहाँ पर मैं स्ट्रॉन्ग लिखूँगा एंड इसके अंदर मैं लिख दूँगा जी हेलो। तो यहाँ पर देखिए कुछ बोल्ड टाइप हो गया, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग टैग भी एटलीस्ट बोल्ड टाइप ही बोल्ड की तरह ही होता है, ठीक है। तो इसको भी आप ऐसे समझ सकते हैं, ज़रूरी था बताना तो मैंने बता दिया। और उसके बाद अब हम सीख लेते हैं स्पैन टैग। ये स्पैन टैग क्या है, स्पैन के अंदर मैं लिख दूंगा जी हेलो। तो देख सकते हैं हेलो आ गया। अगर मैं यहाँ पर एक और स्पैन लिख के हेलो लिखूँ तो ये देख सकते हैं इनलाइन आ रहे हैं। इनलाइन मतलब एक सीधी लाइन में आ रहे हैं। तो ये जो ऐसे ऐसे टैग्स हैं इनको इनलाइन टैग्स कहते हैं, ठीक है। या तो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ डिव, कि आखिर ये डिव क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर देखें कुछ भी नहीं आ रहा। अगर मैं डिव के अंदर भी पैराग्राफ लिखूँ और लोअर एम 20 वर्ड्स का लिखूँ तो पैराग्राफ हमें शो हो रहा है, ठीक है। तो ये जो डिव है ये एक ब्लॉक की तरह काम करता है, एक बॉक्स की तरह काम करता है। हम काफ़ी ज़्यादा डिव ले सकते हैं, जैसे इसके अंदर मैं H1 दे देता हूँ जी हेलो
ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं हेलो आ गया, लेकिन बीच में कुछ स्पेसिंग भी आ गया है। ये ब्लॉक की तरह काम करता है। ये हमारा एक बॉक्स है और ये हमारा एक बॉक्स है। तो ये जो डिव है एक कंटेनर, एक बॉक्स की तरह काम करता है और इस डिव के अंदर हम कुछ क्लासेस ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं दे देता हूँ जी बॉक्स, ये क्लास है इसकी, ठीक है। और इसकी जो क्लास है वो मैं दे देता हूँ बॉक्स 1। तो देखिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। ये जो क्लास का एट्रीब्यूट है ये बेसिकली CSS में यूज़ होता है, क्लास का ये जो है, क्योंकि हमने अपनी वेबसाइट में काफ़ी ज़्यादा डिव यूज़ किए होंगे। वैसे हम H1 में या किसी भी टैग में जो है क्लास वगैरह दे सकते हैं। जैसे मैं दे देता हूँ यहाँ पर हेडिंग, ठीक है। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं क्लास का नेम। तो यहाँ पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये जो है वैसे क्लास और ये डिव्स वगैरह जो हैं CSS में यूज़ होती हैं, क्योंकि ये डिज़ाइनिंग में हमें बहुत हेल्प देती हैं और ये तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी जब हम CSS का कोर्स करेंगे। इसको फ़िलहाल के लिए मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो दोस्तों ये आई थिंक हमारा काफ़ी कुछ कवर हो चुका है अपनी इस वीडियो में। और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक मुकम्मल एक प्रेजेंट शीट बना दिया, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं HTML का कुछ इंट्रोडक्शन है, ये जो डॉक टाइप है ये किस लिए यूज़ होता है और HTML में क्या क्या चीज़ें हमें रिमेंबर रखने की ज़रूरत है। उसी के साथ साथ ये हेड सेक्शन में क्या होता है, ये चार सेट UTF-8 क्या है, ये HTTP इक्विव कंटेंट ये क्या इसके बारे में लिखा है, व्यू पोर्ट क्या है, टाइटल, ये सब कुछ जो है मैंने यहाँ पर लिख दिया ताकि जब आपको ये सोर्स कोड दूं तो आपको सारा कुछ समझ में आए, आप कंफ्यूज ना हो। बहरहाल अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप डेफिनेटली मुझे नीचे कमेंट में जो है पूछ सकते हैं। चूँकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और जो वीडियो है वो इतनी ही रहेगी, बट डोंट वरी, अगर कुछ इस कोर्स में रह भी गया है तो वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में समझा दूंगा, ठीक है। मतलब ये कि मैं HTML की एक प्लेलिस्ट भी बनाऊंगा, बट सबसे पहले मैं वन वीडियो जो है क्रिएट करूंगा HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की। उसके बाद इसकी कुछ प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसके अंदर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से डिफ़ाइन कर सकूं। ये तो अभी मैंने आपको हल्का हल्का सा ओवरव्यू दिया ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या क्या चीज़ें हैं। वैसे इसमें अभी और भी बहुत कुछ है, वो हम इस ठीक है। तो आई थिंक ये हमारे लिए इतना जो है आप एक मुकम्मल वेबसाइट का इसके थ्रू जो है स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं मैंने आपको वो चीज़ें बताई हैं जो कि ज़्यादातर वेब डेवलपर, मतलब ये कि प्रोफेशनल वेब डेवलपर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। ये चीज़ें प्रोफेशनल वेब डेवलपर्स यूज़ करते हैं। का कोर्स होगा उसमें ज़ाहिर सी बात है हम HTML और CSS को यूज़ करके एक छोटी सी एक पेज की जो है वेबसाइट भी डिज़ाइन करेंगे। तो ये HTML का कोर्स था। तो आज की तो ये वीडियो जो है, इस वीडियो को बनाने में कम से कम मुझे 3-4 दिन लग गए हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी भी है, उसको एडिटिंग भी करना पड़ता है। तो यार सपोर्ट के लिए सिर्फ एक सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। मतलब एक आप करो और जो भी इस वीडियो को देख रहे हो एक एक तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि वो एक मरतबा ही सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक किया, और कुछ समझ में नहीं आता तो डेफिनेटली कमेंट करो, और ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको उसका आंसर दूंगा, ठीक है। तो डेफिनेटली कमेंट भी कर देना यार अगर कुछ समझ में नहीं आता, और अगर आ गया तो दैट्स गुड। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको सिखाई आपको पता लग गया कि किस लेवल तक है। ये एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर जो है ज़्यादातर यही चीज़ें यूज़ करते हैं, यही टैग्स यूज़ करते हैं। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड वॉच माय वीडियोस।